आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास लेकर आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की पार्ट नंबर 17 अपन लेकर आए। ओके, 16 वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि किस प्रकार अपने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल अपना टॉपिक चल रहा था उसके अपन एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। अभी जो पीछे वाली क्लास है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इसके एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला अपन ने पढ़ लिया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस एटम, मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, जो मैंने आपको करवा दिया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए थोड़ा सा मैं जल्दी में रिवाइज कर देता हूँ, लगभग कितनी इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी हो तो ही अपना इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकता है। और जब नाभिक का विखंडित होता है तब देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, वो होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अर्थात नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन किस जगह पर्टिकुलर उनका वो टाइम फिक्स नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। फिर अपन ने इसी के अंदर इसका सेकंड एप्लीकेशन देखा था, वो था इसके अंदर सेकंड इसका कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर का आकलन, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल के अनुसार मूल ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा अवसर अपन ने बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ है, उसके अंदर है। और इस फॉर्मूले को अपन ने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार भी कल सिद्ध कर दिया था। अब एक नियम और बचा हुआ है, इसका तीसरा उपयोग, इसका किसका, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के उपयोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, उसमें तीसरा और बाकी है। तो आइए आज अपन तीसरा उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास कि सरल आवर्त दोलकों की मूल अवस्था की ऊर्जा। थर्ड पॉइंट, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा। ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। यहाँ से अपना एक दूसरा टॉपिक भी निकलेगा, वो निकलेगा आपका 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, और इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा शून्य बिंदु ऊर्जा। यहाँ से एक परिभाषा निकलेगी आपके, शून्य बिंदु ऊर्जा, सबसे न्यूनतम जो ऊर्जा होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। ओके, ये अपना टॉपिक है साहब का। टॉपिक क्या हो गया आपका कि सरल आवर्त दोलकों की जो मूल अवस्था की ऊर्जा होती है ना, जो अपन ने वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर निकाला हुआ है, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, जो सबसे कम ऊर्जा होती है उसको अपन बोलते हैं 1/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट। अब ये अपने को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का टॉपिक करते हुए इस मान को निकालना है, क्योंकि अपन हाइजेनबर्ग के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो आइए इसके अंदर अपन लिखेंगे कि जब कोई कण SHM गति करता है, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन, SM की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। जब कोई कण SHM गति करता है, जब कोई कण SHM गति करता है तो उसकी कुल ऊर्जा, उसकी टोटल एनर्जी कितनी आती है, तो उसकी कुल ऊर्जा आती है अपने पास E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सरल आवर्त गति कैसे होती, ऑसिलेशन के अंदर इस पॉइंट से इधर उधर मूव होना, अपनी माध्य स्थिति के इर्द उर्द घूमना, यही कंडीशन कहलाती है सरल आवर्त गति। जब वो यहाँ से इधर जा रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो रही, और यहाँ जाकर जब रुकता है, एक अंतिम स्टेज पर जाकर रुकता है तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर वापस पुनः लौट आता है, ऐसे फिर इधर जाता है। ये घटना कहलाती है आपकी सरल आवर्त गति, जो मैंने आपको ऑसिलेशन के अंदर समझा रखा है, या फिर जब मैं आपके वेव्स एंड ऑसिलेशन के वीडियो भी बनाऊंगा उसके, तो आप उसके अंदर देख लेना। ठीक है, तो आगे आइए। तो अपने को पता है जैसे ये मान आता है अपने पास वैल्यू आती है E बराबर px² अपॉन 2m
प्लस 1/2kx²। ये अपन ने सब कुछ मान पढ़ रखा है, ये है ना, अपन ने सारा मान पढ़ रखा है। गतिज ऊर्जा का p² एक समवेग के रूप में फॉर्मूला आ सकता है। गतिज ऊर्जा का अपने को पता है कैसा आता है ये फॉर्मूला, कि p बराबर क्या होता है mv, या यूं के तो k बराबर क्या होता है 1/2mv²। ठीक है, अगर मैं इस 2k को इधर भेज दूं तो 2k इधर हो गया, बराबर इस मान को मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर भी m नीचे भी m, इंटू क्या चल रहा है आपका mv²। ठीक है, तो ये m आपका इधर आ गया, तो आपके पास क्या हो गया 2km, m इधर आ गया 2km बराबर m²v²। ठीक है, अब आपको पता है mv किसका फॉर्मूला होता है, p का होता है, तो अपने पास हो गया 2mk बराबर p²। 2m के बराबर क्या हो गया p², के काइनेटिक एनर्जी, तो k बराबर क्या हो गया p²/2m। ऐसे आता है, ध्यान रखना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है ना ये, कि p²/2m। तो अपन यहाँ x इसलिए लिखा कि माना कोई कण पर्टिकुलर अपनी मेन पोजीशन से x डायरेक्शन में क्या होता है विस्थापित होता है, तो px²/2m यहाँ से हो गया, प्लस u बराबर 1/2kx²। ये भी अपन ने पढ़ रखा है। f बराबर -kx आता है ना, फिर अपन देखते हैं f बराबर क्या आता है -kx, और अपने को पता है गतिज ऊर्जा इसमें ऋणात्मक ग्रेडियंट के तुल्य होती है, f बराबर -del u। ठीक है, यही होता है। फिर अपन इसमें मान रखेंगे और उसके अनुसार अपन करते जाएंगे, इसका अवकलन करेंगे अपन, और अवकलन करते ही इसका अवकलन होता है 1/2kx², इससे मान ही हो जाएगा अपने पास। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास 1/2kx²। एसएसएम गति के अंदर ये फॉर्मूला होता है, और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास ये आ गई। ठीक, अब इसमें अपन आगे देखिए, और आपको पता है जहाँ ω0² होता है ना, वो होता है आपका k/m। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा m/ω0²। ये अपन ने सरलाउट गति में पढ़ रहा है। जब कोई कण सरलाउट गति करता है तो उसकी अवकलन समीकरण आती है अपने पास, क्या आती है d2x/dt² प्लस ω02² x बराबर 0, जहाँ ω02 क्या होता है आपका k/m। तो यहाँ से अगर आप k निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका m/ω02। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखिए। जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या समीकरण बन जाएगी, E बराबर px²/2m प्लस 1/2m ω02 x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक समीकरण अपने पास बन गई, जहाँ m कण का द्रव्यमान, जहाँ m क्या है, m उस कण का द्रव्यमान है जो सरलाउट गति कर रहा है, और ω0 क्या है कण की मूल आवर्ती। ω0 क्या है कण की मूल आवर्ती, ω0 कण की मूल आवर्ती। ठीक, कोई इशू नहीं यहाँ पर, आ गया ये। अब अपन आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका मान चेंज होगा, और मान चेंज होने का मतलब, माना आवर्ती दोलक की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, माना आवर्ती दोलक की न्यूनतम एनर्जी लेवल, क्योंकि अपने को न्यूनतम एनर्जी लेवल देखना है यहाँ पर, अपने को जो मान निकालना वो क्या निकलना है मिनिमम एनर्जी लेवल का। तो आवर्ती दोलक की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति x, कण की पोजीशन क्या अपने पास x है, कण की पोजीशन x वे संवेग px, संवेग को अपन मोमेंटम को किससे लिखते हैं p, पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में आपका x डायरेक्शन में। तो अपन यहाँ पर न्यूनतम एनर्जी निकाल दे तो पोजीशन x, पोजीशन क्या होगी आपकी कण की पोजीशन x हो गई, तो यानी स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी डेल x, और इसी प्रकार मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी डेल px। ये अपने को बताना है। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर कि माना आवर्ती दोलक की न्यूनतम ऊर्जा स्तर, आवर्ती दोलक की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति डेल x, कण की स्थिति x व संवेग px, वे संवेग px ऊपर लिखेंगे आगे इसके, कण की स्थिति x व संवेग px का अनिश्चितताओं में मान क्रम से, अनिश्चितताओं में, अनिश्चितताओं में मान क्रम से स्थिति और संवेग का मान क्या हो जाए डेल एक्स व डेल पी एक्स हो, डेल एक्स व डेल पी एक्स हो, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी E बराबर डेल पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m
ई बराबर डेल पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपकी समीकरण चेंज होकर इस प्रकार बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अपन ने देखा कि ये कण का संवेग हो गया, कण की स्थिति हो गई, यहाँ तक अपन ने निकाल लिया था। फिर अपने को देखना हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि कण की स्थिति व संवेग पी एक्स अनिश्चितताओं के मान क्रम से क्या हो, डेल एक्स और डेल पी एक्स। तो आपकी समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर डेल पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ये मिनिमम एनर्जी आएगी, क्योंकि अपन इसकी मूल अवस्था की ऊर्जा निकाल ले, तो ध्यान रखना है आपकी मिनिमम एनर्जी आएगी ई मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम अवस्था की ऊर्जा हाइड सरलावर्ती दोलक। तो थोड़ा सा अपन वापस एक्सप्लेन करते हैं। अपन क्या किया कि जब कोई कण एसएचएम गति करता है तो उसकी दो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर अपन ने उसका मान निकाला और मान निकालने के बाद फिर अपन ने उसमें स्थिति और संवेग में अनिश्चितता देखी, तो अपने पास समीकरण ये बन गई। ठीक, अब आगे चलिए, अपने को क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा अवस्था निकालनी है, तो न्यूनतम ऊर्जा अवस्था के लिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे हो जाएगा अपने पास हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, आपको पता है, स्थिति और संवेग। तो अपन लिख सकते हैं डेल एक्स डेल पी एक्स वो लगभग बराबर होता है h क्रॉस अपॉन 2k। तो यहाँ से अगर आप डेल पी एक्स निकालो तो आपका डेल पी एक्स कितना हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। डेल पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, h क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। अब आपको क्या करना है, डेल पी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो नई समीकरण है अपने पास, डेल पी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए ई मिनिमम बराबर डेल पी एक्स स्क्वायर। डेल पी एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आपका ऐसे का ऐसे ही, और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 2 डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन ने डेल पी एक्स का मान रखे, अपने पास समीकरण ऐसा आ गई। या इसको अपन वापस लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अपने पास क्या हो जाएगी, ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास हो गया 8m डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई यहाँ पर, ये थर्ड बन गई, 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। अब अपन आगे क्या करते हैं, चूंकि ई न्यूनतम ऊर्जा है, अगर कोई मान बहुत ही कम होता है तो अगर आप उसका अवकलन करोगे तो वैसे ही पता आपको उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ई न्यूनतम है तो अगर अपन इसका डी अपॉन डी डेल एक्स निकाले तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब ई का आप क्या कर रहे हो, डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो डी अपॉन डी डेल एक्स करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 से ये समीकरण आपकी काम आएगी, ध्यान रखना कौन सी समीकरण आपकी काम आएगी यहाँ पर, समीकरण नंबर 3। ये आगे और काम आएगी। ठीक है, तो अपन समीकरण 3 से क्या करते हैं, ये मान निकालते हैं। ये देख ही लीजिए आप, ये अपन ने मान पुट कर दिया, यहाँ तक ये आ गया। आगे आप वापस देखिएगा, अब आगे अपने पास क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, इसका भी रोल रहेगा इसलिए मैं इसको इधर बना रहा हूँ। आइए समीकरण 3 से कीजिए अवकलन आप, इसका अवकलन होगा डेल एक्स का होगा, है ना। तो डेल एक्स का अवकलन कितना हो जाता है आपको पता है, ये मान ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इसका मान कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो -2 आगे, -2, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 8m डेल एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि डेल एक्स की पावर -2 आगे -2 -1, एक पावर माइनस करेंगे तो -3, वापस इसको नीचे भेजा तो अपने पास क्या हो गया, डेल एक्स पावर क्यूब। ठीक है,
फिर उसके बाद प्लस करके एक हो जाएगा अपने पास यहाँ से वापस इसी का डेल एक्स स्क्वायर, 2 आगे तो 2/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल एक्स, यहाँ पर सिर्फ डेल एक्स बचेगा क्योंकि आगे 2 है तो 2 - 1 n-1 होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास और ये आपका मान किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया आपके 0 के। ठीक, ये मान अपना 0 के बराबर हो गया। अब एक काम कीजिए, आप एक मान को उधर भेज दीजिए, इस मान को अपन उधर भेजेंगे तो अपने पास यहाँ से तो हो गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स बराबर 2 से ये कटेगा 3 बार या 4 बार h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स क्यूब, ये होगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स क्यूब। या वापस आप मान निकालिए इसका, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2h क्रॉस स्क्वायर 4m m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेजिए आप, डेल एक्स को इधर भेजिए, आपके पास हो जाएगा डेल एक्स की पावर 4 बराबर बाकी सारा मान आपका नीचे चला जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ये भी नीचे आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। डेल एक्स 4 कितना आ गया आपके पास, h क्रॉस स्क्वायर 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर मैं इसका वर्गमूल कर लेता हूँ तो आपके पास पावर आ जाएगी डेल एक्स स्क्वायर, इसकी पावर का डेल एक्स स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया आपके पास h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट, ये होगा। अपने यहाँ पर डेल एक्स निकाल लिया, डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा आप, क्या किया अपन ने, वापस देखिए, बस अपने पास उसकी मिनिमम जो एनर्जी वो आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया मिनिमम एनर्जी कितनी होती है सरल आवर्त दोलू की, 1/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट, और ये फॉर्मूला होता है 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा का होता है। लेकिन ये आई कैसे अपने को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से बताना है। अपन ने सबसे पहले देखा उसकी टोटल एनर्जी, फिर अपन ने स्थिति और संवेग में अनिश्चितता चेंज की। स्थिति और संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, अगर डेल एक्स और डेल पी एक्स हो जाए तो इस स्थिति में अपनी समीकरण चेंज हुई, अपने पास ई मिनिमम बराबर इस प्रकार आ जाता है, ये समीकरण है। फिर अपन देखेंगे कि ई न्यूनतम ऊर्जा है क्योंकि यहाँ सबसे कम एनर्जी है, तो अगर आप इसका ई का d/d डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर ई आपका मिनिमम है सॉरी, ई आपका मिनिमम है, ई क्या है आपका मिनिमम, तो स्टेप में d/d डेल एक्स आपका कितना हो जाएगा, 0। इसका अपन ने ये अवकलन कर लिया, देखो ये स्टेप है, फिर इस मान को इधर भेज दिया, अपन इधर डेल एक्स 4 किया तो डेल एक्स 4 बराबर ये मान ऐसा आ गया। अगर आप इसका वर्गमूल करते हो, रूट करते हो तो डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल एक्स 4 का तो 2 ही होता है ना वर्गमूल, फिर इधर h क्रॉस बचा, 2m ओमेगा नॉट बचा। अब ये मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे, तो डेल एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए, आपके पास क्या समीकरण बन जाएगी, ई मिनिमम बराबर h क्रॉस स्क्वायर, ऊपर तो अपने पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m तक ऐसा कैसे ही, और डेल एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे, h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये ऐसा कैसे है, और डेल एक्स स्क्वायर की जगह वापस क्या आएगा अपने यहाँ से h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट। ठीक है, ये मिनिमम आने वाला है। बस अब सोल्व कीजिए, आगे आ जाएगा आपके पास मान। क्या हो जाएगा अपना मान, देखिए आप जो करता है उसको आप काटिए, या एक काम कीजिए, इस मान को पहले आप ऊपर ले जाइए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई मिनिमम बराबर ये मान अगर आपका ऊपर गया तो 2m ओमेगा नॉट h क्रॉस स्क्वायर, मतलब 2m ओमेगा नॉट h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 8m h क्रॉस, यही बचेगा 8m h क्रॉस, प्लस यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो 2 से 2 नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, m से m कट गया आपका, m से m कट गया, एक आपका ओमेगा नोट स्क्वायर से ओमेगा नोट कट गया, तो ऊपर बच गया आपके पास h क्रॉस ओमेगा नोट, ऊपर क्या बच गया आपके पास h क्रॉस ओमेगा नोट अपॉन नीचे 2 2 से 4, ये होगा 2 और 2 को अपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। आगे चलिए, 2 को आपने अगर इससे काटा 4 बार कट गया, m से आपका m कट गया, और एक h क्रॉस से आपका एक h क्रॉस कट गया, तो आपके पास यहाँ से मान कितना बच गया, ई मिनिमम बराबर 1/4 h क्रॉस एक बच गया h क्रॉस ओमेगा नोट, और वहाँ से भी क्या बच रहा है आपका 1/4 h क्रॉस ओमेगा नोट। ठीक है, ये 1/4 कितना हो जाता है, पावर कितना हो गया, आधा हो गया,
तो फाइनली अपने पास आवर्ती दोलकों की न्यूनतम ऊर्जा की होती है 1/2 H क्रॉस ओमेगा नॉट। यही 0 पॉइंट एनर्जी है, यही शून्य बिंदु ऊर्जा है। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के तीनों उपयोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। उसमें से पहला अनुप्रयोग तो बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, इसके अनुप्रयोग कंप्लीट है। अब इसके एक न्यूमेरिकल अपन ने कल कर लिया था, अपन इसके रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल और जो आज अपन कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति दे रही है आपको, तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो वेग में अनिश्चितता कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है अपने पास स्थिति और संवेग का, तो अपने को संवेग को चेंज करना है, m × v लिख सकते हैं, फिर यहाँ से अपन v निकालेंगे। तो आइए आज का जो अपना न्यूमेरिकल करते हैं वो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना, फिर आप इसको देखना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक रडार का स्पंदकाल, आज का क्वेश्चन है एक रडार होती है ना, RADR, एक रडार का स्पंदकाल, टाइम पीरियड है ना, एक रडार का स्पंदकाल 0.25 माइक्रोसेकंड है। एक रडार का स्पंदकाल 0.25 माइक्रोसेकंड है, तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी, तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। आइए चलो सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट छान के कराता हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इसमें आपके, वैसे बीएससी की एक चीज़ है मैंने देखी, न्यूमेरिकल में कोई आपका नंबर चेंज नहीं करता, वो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ कर आता है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि एक आपको देखिएगा, आप रडार का स्पंदकाल देख रहा है, मतलब टाइम पीरियड दे रहा आपको कितना, 0.25 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो उसकी आपको क्या बतानी है, ऊर्जा में अनिश्चितता बतानी है। तो ऊर्जा में अनिश्चितता कैसे बताएंगे, बस फॉर्मूला पता है आपने को, सीधा लिखना है। सॉल्यूशन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए आप, स्पंदकाल यानी टाइम और ऊर्जा है, तो समय और ऊर्जा के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको परिभाषा 3 प्रकार बताई थी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता। तो समय और इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई और समय के अनिश्चितता डेल टी, इसका मान किसके बराबर हो सकता है, h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर। ये अपने को पता है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ गिवन आप लिख लीजिए। गिवन h क्रॉस कितना होता है, 1.054 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास। एक आपको दे रखा है यहाँ पर डेल टी। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं डेल टी कितना दे रखा आपको, 0.25 माइक्रोसेकंड। अगर आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 0.25 × 10⁻⁻6 सेकंड, या इस पॉइंट को आप हटाओगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, 25 × 10⁻8 सेकंड चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास डेल टी कितना आ गया, 25 × 10⁻8 सेकंड, या अपन चाहे तो इसको 0.25 ही रख सकते हैं, यह भी स्टैंडर्ड टाइम है। तो समीकरण 1 से नाउ इक्वेशन फर्स्ट, डेल ई बराबर, सॉरी इसको समीकरण 1 अभी नहीं बनाना है, ऐसे अभी रुकना। समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, आपको डेल ई चाहिए तो डेल ई बराबर h क्रॉस अपॉन 2 डेल टी। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए, तो ऊर्जा में अनिश्चितता आ जाएगी, डेल ई बराबर h क्रॉस का मान है 1.054 × 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू समय का मान है 0.25 × 10⁻⁻6 सेकंड, 0.25 × 10⁻⁻6 सेकंड, और ये है आपके पास जूल इंटू सेकंड। ठीक है, अब देखिए आप जूल से जूल कट गया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना मान आ जाएगा, ये आएगा आपके पास डेल ई बराबर, सेकंड से सेकंड कट गया, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये मान 2.108 × 10⁻⁻28 जूल।
2.108 इंटू 10⁻⁻28 जूल। अब अपने को ये मान इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है, तो जैसे अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में निकाले थे इस मान को आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो फाइनली जो आपकी राडार के स्पंद काल के अंदर उसकी ऊर्जा में जो अनिश्चितता आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1.32 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज ए आंसर। बस करना कुछ नहीं, अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते गए और पॉइंट टू पॉइंट चलने के बाद आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, बस अपने को ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। एक क्वेश्चन और करते आइए इसी प्रकार। 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। एक वेग का ध्यान रखना, अपन इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता पूछ लिया तो अपने के पास वेग में फॉर्मूला नहीं होता, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, आपको समवेग को ही चेंज करना है। P बराबर mv होता है, तो वहाँ से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। चलो आइए क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, ये कीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। गतिशील प्रोटॉन की, कोई प्रोटॉन आपका गतिशील है ना, गतिशील प्रोटॉन की किसी क्षण स्थिति, गतिशील प्रोटॉन की किसी क्षण स्थिति, गतिशील प्रोटॉन की किसी क्षण पोजीशन दे रही है अपने को, किसी क्षण स्थिति 0.0123 मिलीमीटर, गतिशील प्रोटॉन की किसी क्षण स्थिति 0.0123 मिलीमीटर तथा 0.0127 मिलीमीटर के मध्य पाई जाती हैं, के मध्य पाई जाती हैं। 2 पॉइंट अपने पास, उन दोनों के मध्य इसकी स्थिति पाई जाती है। तो इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो, तो इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो, अनिश्चितता ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिए आप, इसे डरिए मत, लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज क्या कह रही है और उसके अनुसार अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे। तो चलो आइए मैं आपको बताता हूँ अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर h×2m सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अपने पास क्या दे दिया, किसी क्षण स्थिति ये थी, फिर ये से ये हो रही, 2 चीजों के मध्य। डेल एक्स का मतलब भी क्या होता है, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ 0.0123, इससे फिर उसकी स्थिति क्या होगी गतिशील प्रोटॉन की 0.0127 मिलीमीटर हो जाती है। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता 2 पॉइंट अपने पास, डेल एक्स बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा डेल एक्स बराबर 0.0127 माइनस 0.0123 मिलीमीटर। ठीक, तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.0004 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, या इसको अपन स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये इसका स्टैंडर्ड मान हो गया। पॉइंट में था, पॉइंट को अपन ने चेंज किया और पॉइंट को चेंज करने के बाद अपने मान किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, इसमें से अपन ने माइनस किया, मिलीमीटर में ये प्राप्त हो जाता है। अब आपको पता है जब अपन मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपन इसको वापस स्टैंडर्ड मान बना लिया, यहाँ से ये आ गया। अब अपने को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से वापस वही चीज, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहती है कि स्थिति और संवेग दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, h×2 के बराबर। अब अपने को इसने पूछा क्या, वही देखो वेग में अनिश्चितता, तो अपन इसको वापस चेंज कर सकते हैं डेल एक्स डॉट एम डॉट डेल वी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कण होता है उसका मार्क्स तो फिक्स होता है, उसका चेंज क्या होगा, वेग चेंज होगा। तो P बराबर mv होता है, तो डेल P है तो m डॉट डेल वी। ठीक है, बराबर
एच क्रॉस अपॉन 2। यहाँ पर ये चाहिए, बाकी सारे मान को आप इधर भेज दीजिए तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से डेल वी किसका, प्रोटॉन का। यहाँ पर गतिशील कण कौन है, प्रोटॉन है, तो डेल वी पी बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 m इंटू डेल एक्स। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब अपने को सभी का मान पता है, m मास ऑफ प्रोटॉन, डेल एक्स स्थिति, आप सभी का मान रखिए तो अपने पास आ जाएगा डेल वी वेग में अनिश्चितता बराबर एच क्रॉस का मान कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपके पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू डेल एक्स। स्थिति में अनिश्चितता कितनी आ रही है आपके पास, ये रही 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका जूल इंटू सेकंड। सारे मान पता है सबका, इसका सॉल्यूशन होगा अपने पास, तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास डेल वी बराबर, काट कुटा के इसको करना है ना, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको, 0.079 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगी आपके वेग की अनिश्चितता। जो मैक्सिमम जो आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैंने आपको सोल्व करा लिया है, ठीक है। अब इससे आपको बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे यहाँ पर इसने पूछ लिया कि जो प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है, वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटी बन रही है वो किस प्रकार चेंजेज होगी, तो अपने को क्या करना है, जो मोमेंटम का फॉर्मूला बन रहा है उस मोमेंटम के फॉर्मूले को चेंज करके ही अपने को इस टॉपिक को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट है, ठीक। तो आज के लिए अपन क्या करेंगे, इतना से पढ़ेंगे क्योंकि अगला वाला टॉपिक आपके क्या थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो आज का आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा आपका अपने पास कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से, क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से सरल आवर्ती दोलक की, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से सरल आवर्ती दोलक की, दोलक जिसको अपन SHM सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो, मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। आज आपके अनुप्रयोग तीनों पढ़ लिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइजेन अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ने उसके सिद्धांत, उसके जो सिद्धांत है उसको दो रूप में पढ़ा था, ऊर्जा समय के रूप में, और एक अपन ने पढ़ा था कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग के रूप में। फिर अपन ने पढ़े एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग। पहला था नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्थित, तो पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। दूसरा पढ़ा अपन ने हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा, जो भी मैंने आपको करा दी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। और तीसरा होता है कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग से सरल आवर्ती दोलक होती है, उसकी मूल अवस्था की ऊर्जा जो ई मिनिमम होती है 1/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा ली, ठीक है। तो आप अच्छे से हर एक पॉइंट का नोट्स बना लेना, और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।